ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय महत्व के एक विषय पर बातचीत करेंगे, मुद्दे पर बातचीत करेंगे, और वो मुद्दा है अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव परिदृश्य एवं भारत का सरोकार। जैसा कि हमारा जो आज का विषय है उसके दो भाग हैं। एक तो अमेरिका में जो चुनाव हो रहा है, राष्ट्रपति चुनाव, वहाँ तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहाँ जो चुनाव हुआ है उसका अभी क्या परिदृश्य, एट प्रेजेंट वो चुनाव किस मुकाम तक पहुँचा है, पहला। और वहाँ जो भी चुनाव होगा, राष्ट्रपति जो भी चुने जाए, उनकी नीति का, कार्यक्रम का हमारे देश में, भारत में क्या प्रभाव पड़ सकता है, भारत की नीतियों पर या भारत के गतिविधियों पर, राजनीतिक गतियों पर उसको क्या असर डाल सकता है चुनाव। ये दो भाग है उसके, इन दोनों पर हम लोग बातचीत करेंगे। और इस बातचीत के लिए हमने अपने स्टूडियो में 4 अति विशिष्ट व्यक्तियों को बुलाया है। मैं सबसे पहले आपसे उनको रूबरू करूं, आपसे उनका परिचय कराऊं। एकदम दाईं ओर बैठे हैं श्री एम महेश्वरी, मनमोहन महेश्वरी। ये NRI हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन। 6 महीना इंडिया रहते हैं, 6 महीना अमेरिका में रहते हैं, और ये रिपब्लिकन पार्टी से भी संबंधित हैं। साथ ही आइजनहोवर कमीशन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए सन 2003 में इनको नवाजा था स्वयं अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने। हमको खुशी है कि अभी वो चूँकि भारत में हैं, इसलिए हमने उनकी उपस्थिति का लाभ उठा करके उनको बुलाया, और हमारे निवेदन पर वो हमारे स्टूडियो में आए हैं। इसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं उनके पास ही बैठे हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति शेखर मेहता साहब। ये रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट हुए 2021-22 में। एक बहुत बड़ी हस्ती है रोटरी क्लब के, रोटरी इंटरनेशनल के। उनके पास बैठे हैं प्रोफेसर OP शाह, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। कई बार पाकिस्तान, कश्मीर को लेकर के इन्होंने यात्रा भी की है, और चीन वगैरह भी यात्रा, चीन में तो मैं उनके साथ ही था। इस प्रकार काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, भारत से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट हैं ये। और सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस नाम की एक संस्था है, उसके फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, और पार्लेंस नाम की एक मैगजीन के एडिटर भी रह चुके हैं। और सर्वश्रेष्ठ बैठे श्री विनीत शर्मा जी। ये कलकत्ता से जो राजस्थान पत्रिका का एडिशन निकलता है उसके संपादक, स्थानीय संपादक श्री विनीत शर्मा जी, यानी वरिष्ठ पत्रकार। आइए हम अपनी बातचीत शुरुआत करते हैं श्री एम महेश्वरी साहब से। महेश्वरी जी, वैसे तो अमेरिका के चुनाव के बारे में आप सब चीज़ जानते हैं, लेकिन हम आपसे संक्षेप में, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे कि अमेरिका के चुनाव में अभी तक, आज तक क्या प्रोग्रेस हो चुकी है, और जो 5 नवंबर में चुनाव होने वाला है उसके बाद आपको क्या लगता है वहाँ क्या हो सकता है, और भारत पर उसका क्या असर पड़ेगा। इन तीनों बातों पर हम चाहेंगे बहुत संक्षेप में 5-7 मिनट में ही अपनी बात बता दें। महेश्वरी जी। देवर जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये मौका दिया कि मैं यहाँ आऊँ, और ख़ासकर ताज़ा टीवी टीम को भी, कि ये एक ऐसा अवसर है कि मैं अपने विचार रख सकूं अमेरिका की इलेक्शन के बारे में, और उसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ता है, क्या पड़ेगा। एक्चुअली हर देश में अमेरिका के चुनाव का प्रभाव पड़ना ही है। इन सम रिस्पेक्ट और द अदर, एवरी कंट्री हैज़ रिलेशन विद अमेरिका। तो हिंदुस्तान के लिए कोई नई चीज़ हो, कोई नया ऐसा कोई स्पेशल बात हो, वो बात नहीं है ऐसी, क्योंकि कोई भी चीज़ वहाँ डिसाइड होती है तो ऑन जनरल बेसिस, नॉट पर्टिकुलरली फॉर एनी कंट्री और फॉर एनी रेस और रिलीजन और समथिंग लाइक दैट। तो जहाँ तक भारत का सवाल है, पहले तो मैं इलेक्शन के बारे में बात बताऊं कि करीब 250 वर्ष से जो है वहाँ पर इस प्रकार के इलेक्शन हो रहे हैं, और स्टार्ट किया था जॉर्ज वाशिंगटन के ज़माने से। दैट वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट व्हेन ही वाज मेड, एंड आफ्टरवर्ड्स आई थिंक इट इज़ 49th और 50th प्रेसिडेंट नाउ विच इज़ गोइंग नाउ। तो इस प्रकार का, और ये डेमोक्रेसी की जड़ जो है वो वहीं से एस्टेब्लिश हुई है। हालांकि ये भी माना जाता है कि इंग्लैंड में भी डेमोक्रेसी बहुत अच्छे तरीके से मानी जाती है, लेकिन वहाँ तो फिर भी क्राउन था, तो इसलिए ये नहीं कह सकते। लेकिन एकदम डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो अमेरिका को ही माना जाता है, और उसी हिसाब से बाकी की दूसरी कंट्री उसका
उसी की लाइन पे चलने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि रिलीजियस फ्रीडम जो है अमेरिका में है, और उसी की वजह से अमेरिका की अगर कोई उन्नति हुई है, कोई तरक्की हुई है, तो सिर्फ उसका एक ही कारण है कि रिलीजियस फ्रीडम है। हर आदमी के लिए रिलीजियस फ्रीडम इतना ज़रूरी है, हर प्रकार की तरक्की के लिए ये ज़रूरी है। वहाँ सिटीजनशिप का एक एग्जामिनेशन होता है, उसमें पूछा जाता है, एक क्वेश्चन रहता है कि आप क्यों आना चाहते हैं अमेरिका। अब देयर इज ए क्वेश्चन अमंग 100 क्वेश्चंस यू सी व्हिच इज आस्क्ड बिफोर सिटीजनशिप फ्रॉम एवरी कैंडिडेट। तो उसका जवाब यही होता है, बिकॉज ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, which is not the case in most of the countries. They call themselves as free. Religion is given, free thoughts is given, but it is not that. भारत का जहाँ तक सवाल है, भारत भी जब आज़ादी हुई थी 1947 में, फर्स्ट प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, उसी बेसिस पे भारत की भी आज़ादी मिली थी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन विल बी देयर। और वो कोशिश करते भी हैं यहाँ की पार्टी उसको फॉलो करने की, और उसी की वजह है कि आज 70 साल में जो भी तरक्की हुई है उसका कारण यही है। उसी वक्त की जो प्लानिंग हुई है कांग्रेस पार्टी की या जो भी पार्टी थी उस वक्त, चाहे वो स्वामीनाथन हो जिन्होंने इसको चाहे ग्रीन रेवोल्यूशन लाना हो, तो ये सब तब से ही चालू हुई है। और हम ये नहीं बोलते कोई अमेरिका की दिस वाज द थॉट ऑफ अमेरिका और इंग्लैंड, लेकिन विचारधारा जो है वहीं से चालू हुई थी किस तरीके से होना चाहिए। अब इलेक्शन का जहाँ तक सवाल है, तो अमेरिका में सिर्फ दो ही पार्टी रहती हैं, डेमोक्रेट्स और आपके रिपब्लिकन्स। इनका हमेशा ऐसा 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है, और बेसिक पॉलिसीज जो होती हैं वो तो चेंज होती नहीं है, वो सब फ्रेम्ड हैं। Whatever president comes or whatever new party comes, they follow mostly the same thing, और उसी बेसिस पे सारा काम चलता है। अभी इलेक्शन का जहाँ तक सवाल है कि कौन पार्टी आएगी, जॉर्ज डब्ल्यू ये मतलब डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस, ये कहना तो अभी मुश्किल की बात है कि अब ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल की बात है कि कौन आएगा। 5 नवंबर को ही जब इलेक्शन हो जाएगा तब मालूम होगा कि क्या हो सकता है। ये इनका अभी भी रेशो देख लो तो 49-51 का चल रहा है। डिपेंड करता है कि हर स्टेट में वहाँ की पब्लिक, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव जो है, वहाँ का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सेनेटर्स, पब्लिक, उनके ऊपर में डिपेंड करता है कि क्या पसंद करते हैं, क्या चाहते हैं। तो ये कहना अभी किसी के लिए ये मुश्किल होगा कि कौन पार्टी आएगी, लेकिन परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश का कैसा रहा, और कमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट रही हैं अभी तक, अभी भी हैं, इनका कैसा रहा, तो वो सब चीज़ें देखना चाहेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी कि भारत के लिए ट्रंप के ज़माने में भी कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं, और ट्रंप की इच्छा भी रही कि जो यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी उस ज़माने में नरेंद्र मोदी की थी, समझो कि उनका काफ़ी सपोर्ट भी रहा। और टेक्सास में जो इनकी मीटिंग हुई थी उसमें भी बहुत अच्छी उम्मीद थी। और इस बार जब अभी यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर गए, तो उनकी इच्छा होते हुए भी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, जबकि कमला हैरिस से या जो बाइडेन से जो है वो उनकी मुलाकात हो पाई। तो इसमें भी कह सकते हैं कि भाई कोई इनकी क्या लाइकिंग है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इंडिया का जहाँ तक सवाल है वो कई मायनों में इनकी अपनी नीति है, और जैसा अमेरिका चाहता है वैसा नहीं हो पाता है, खासकर रशिया के मामले में। अब यूक्रेन और रशिया का जो झगड़े हुए हैं और अभी भी चल रहे हैं, उसमें इंडिया की कुछ पॉलिसी कुछ और है,
और अमेरिका की विचारधारा या यूरोपियन कंट्रीज की कुछ और है। वो नहीं चाहते किसी तरह बंद करने के लिए कि भाई रशिया को जो है कुछ तो कर्टेलमेंट करना चाहिए अगर बंद कराना युद्ध तो, कि जैसे जो सप्लाई होती है इंडिया से भी, जैसे ग्रेन की या जो चीज़ों की, और वहाँ से पेट्रोल आता है, तो मैनी कंट्रीज दे डू नॉट वांट दैट दिस शुड बी डन। और अमेरिका इज ए कंट्री अमंग सच कंट्रीज। तो ये नहीं बोल सकते कि भाई इंडिया या जो किसको चाहेगा, प्रेफर किसको करेगा, ये मुश्किल की बात है कहने के लिए। ये सब चीज़ें हैं। तो लेकिन फिर भी इंडिया में रिसोर्सेज देखते हुए इंडिया में डेवलपमेंट के चांसेस बहुत हैं और अमेरिकन सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कि अभी 2 दिन पहले ही जो है सेमीकंडक्टर्स का प्लांट यहाँ बंगाल में आने वाला है। ये ऑलमोस्ट इट इज़ फाइनलाइज्ड एंड दिस इज़ ए वेरी बिग अचीवमेंट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड इंडिया वहाँ की टेक्नोलॉजी मिलती है तो सेमीकंडक्टर्स तो दुनिया में हर चीज़, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जो है सेमीकंडक्टर्स के ऊपर ही जो है चलने वाला है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। तो भले ही कोई भी सरकार आए वहाँ पर, ट्रंप आए या ये आए, लेकिन ये इस टाइप की चीज़ें और भी यहाँ के रिसोर्सेज और भी है। जैसे दूसरी बेसिक नीड आजकल के ज़माने में लिथियम की है। लिथियम इज सच ए प्रोडक्ट एबंडेंस में है, कश्मीर वैली में जो है अवेलेबल है, ऐसा कहते हैं। ये रिसर्च बिल्कुल निकल गई जियोलॉजी की। तो इसकी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका का सपोर्ट हो। लिथियम इज सच ए थिंग विच विल बी अनदर पेट्रोल से फॉर इंडिया और फॉर वर्ल्ड। स्पेस टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट इंजन्स, मैरीटाइम, ये सारा इंडिया की पोजीशन इतनी अच्छी है कि जापान और ऑस्ट्रेलिया पास में ही है। चाइना को कंट्रोल करने के लिए इंडिया इज बेस्ट प्लेस, सो ये एडवांटेज अमेरिका ले सकता है इसको डेवलप करने के लिए। और आई एम श्योर कि भविष्य अच्छा है इंडिया का, और डेवलपमेंट भी जो है यूएस के साथ में करने से। श्री एम महेश्वरी जी ने बहुत संक्षेप में बहुत महत्वपूर्ण बातें हमें बताई, कई जानकारी हमको दी। उनका 250 वर्ष पहले सबसे पहले जॉर्ज वाशिंगटन प्रेसिडेंट बने, तब से उनका एक होता जा रहा है। और उनका जो मेन है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, उनका रिलीजियस फ्रीडम है वहाँ। आज अमेरिका जो भी वर्ल्ड की सबसे बहुत बड़ा पावर बना है, आज बहुत बड़ा पूंजीपतिवादी देश है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ रिलीजियस फ्रीडम है। और वो रिलीजियस फ्रीडम चूँकि हमारे यहाँ भी डिक्लेयर किया गया है, इसलिए हमने भी प्रोग्रेस की है, ऐसा उनका कहना है। उनका वहाँ मेनली 2 पार्टियों में संघर्ष होता है, रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी। इन दोनों में कोई बहुत बड़ा बेसिक फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी एक होता है अभी जो, इसलिए चुनाव जो अभी है चल रहा है वो 49-51, मैंने पूछा नहीं 51 किसका 49 किसका है, शायद बाकी बता दें या बाद में बता दें वो। लेकिन उनका मतलब एकदम नेक टू नेक, जिसको फाइट बोलते हैं हम लोग इंडिया में, नेक टू नेक फाइट होती है, वैसा फाइट चल रहा है। उनका जो भी हो, एक बात उन्होंने कही कि ट्रंप आए चाहे वो हमला हारिस है, भारत के लिए उनका अच्छा संबंध बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज अभी एक सेमीकंडक्टर का जो बहुत बड़ा प्लांट है, इससे पूरे हिंदुस्तान की एक तस्वीर बदलेगी, वो उसका डिसाइड हो गया है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बाकी भी चीज़ों के लिए अमेरिका का सहयोग बहुत ज़रूरी है हम भारत के प्रयोग के लिए। और वहाँ कोई भी आएगा प्रोग्रेस तो उसका भारत के साथ अपना रिलेशन रहेगा। वहाँ कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा फ़र्क पड़ता नहीं है, सिवाय 2-1 चीज़ों के, बाकी फ़र्क पड़ता है। ये ऐसा कहना है श्री एम महेश्वरी जी का। आइए अब हम बात करते हैं शेखर मेहता साहब से, जो बहुत बड़े रोटेरियन है, रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट हुए हैं। शेखर मेहता जी, महेश्वरी जी ने कई बातें बताई। आपके हिसाब से अमेरिका का जो चुनाव है, जो बोलते हैं कि बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता है इंडिया पर, चाहे कोई, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि अमेरिका के इलेक्शन को इंटरेस्ट पूरे दुनिया में है जी, पूरे वर्ल्ड में इंटरेस्ट है। अमेरिका एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और इंग्लैंड से भी ज़्यादा है, क्योंकि इंग्लैंड में फिर भी क्राउन है, एक सिंबॉलिक क्राउन है, लेकिन वहाँ तो वो भी नहीं है। इसलिए इंडिया का इंटरेस्ट है और इंडिया के साथ डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि इंडो अमेरिकन रिलेशन पर क्या असर पड़ सकता है अमेरिका के चुनाव का? मुझे लगता है
कई सालों से इंडो अमेरिकन रिलेशंस हैव बीन वेरी नाइस। हम लास्ट 10 साल का ही अगर 10 साल की हिस्ट्री देखें तो मुझे लगता है इंडिया ने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है, इकोनॉमिकली एक पावर बन गया है, फॉरेन पॉलिसी हैज़ बीन एक्सीलेंट। हमारे प्रॉब्ली एक ही कंट्री होगा वर्ल्ड में जिसका रिलेशन अमेरिका से भी उतना ही अच्छा है जितना रशिया के साथ है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा और बड़ा कंट्री है जो कि ये कह सकता है। एंड दोनों के साथ बढ़िया रिलेशन मेंटेन करके भी अपनी जगह को बनाए रखे हुए हैं। सो ये अमेरिका का जो इलेक्शन होगा, यस, इंटरेस्ट की, हर एक के लिए इंटरेस्ट की बात है। इम्पैक्ट भी होता है उसका। आज इकोनॉमिकली मोस्ट पावरफुल नेशंस है में से गिना जाता है, तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट तो पड़ता है। इम्पैक्ट इकोनॉमी पे पड़ता है, उनके इमिग्रेशन पॉलिसीज़ जो होंगी, फॉरेन पॉलिसी होगी, टैक्सेस होंगे, इन सब चीज़ों पे। सो वेदर द रिपब्लिकन पार्टी कम्स या डेमोक्रेट्स में से कोई आए, सो कमला हैरिस आए या कि ट्रंप आए, इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा फ़र्क तो पड़ता ही है किसी एक पॉलिसी में। अगर यहाँ पर फ़ायदा होगा, फॉर एग्जांपल कमला हैरिस की पॉलिसी है कि वो वेजेस इंक्रीज़ हों, लोगों की इनकम इंक्रीज़ हो जाए, उनके हाई टैक्सेस करना चाह रहे हैं, जो कि जो लोग रिच हैं एक्स्ट्रा उनके ऊपर में, तो इनका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर तो उधर दूसरी तरफ ट्रंप कहते हैं कि नहीं, हम टैक्सेस जो हाई इनकम वाले हैं उनके टैक्सेस हम करेंगे ही नहीं, सिर्फ ग्रोथ से ही मेकअप कर देंगे पूरी चीज़ को। सो द पॉलिसीज़ दोनों की ज़रा सी डिफरेंट होंगी। इमिग्रेशन पे पॉलिसी बहुत डिफरेंट है। कमला हैरिस की एक पॉलिसी होगी जो कि बेस्ड ऑन सर्टन मेथड्स होगी, वेयर एज ट्रंप की पॉलिसी ऑन इमिग्रेशन कैन बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, हैज़ बीन एंड प्रोबेबली विल बी। तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। इंडिया के इतने लोग वहाँ रहते हैं, हमारे यहाँ से वर्कर्स जाते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि आइदर केस के अंदर में बहुत ज़्यादा फ़र्क इंडिया के ऊपर में इस इलेक्शन का पड़ने वाला है। इंडियाज़ रिलेशन अगर हम देखें, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर जब गए थे, ह्यूस्टन गए, क्या भव्य स्वागत हुआ था अमेरिका में। उनकी उतनी ही दोस्ती बाइडेन के साथ में है और वैसे ही कमला हैरिस के साथ रहेगी। और जब ये दोस्ती तो कोई इंडिविजुअल नहीं होती है, देश की दोस्ती दर्शाई जाती है लीडर्स की दोस्ती के थ्रू। तो बिकॉज इंडिया हैज़ बिकम सच अ पावरफुल नेशन इटसेल्फ इन अ वे, हमारी प्रोग्रेस देखते हुए, हमारी विचारधारा देखते हुए, हमारे टेक्नोलॉजी देखते हुए, हमारे यहाँ के जो मैन पावर है, ब्रिलियंस उनका जो है, हमारे साइंटिफिक प्रोग्रेस को देखते हुए, वी आर एन इम्पोर्टेंट पार्टनर फॉर अमेरिका ऑल्सो। सो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई भी पॉलिसी होगी जो कि इंडिया के लिए डेट्रीमेंटल होगी इस इलेक्शन से। कांटे की टक्कर है, कहना मुश्किल है कौन जीतेंगे। कभी लगता है ये जीत जाएंगे, जब ये लगता है कि शायद कमला हैरिस जरा आगे हैं तो आप नेक्स्ट पेज पलटते हैं अखबार का, बोलते हैं फिर भी लगता है ट्रंप जीत जाएंगे। अखबारों में आप तो खुद ही यू लीड ए न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर भी मैं पढ़ूँ तो शायद यही हो, बिकॉज हर कोई यही लगा रहा है कांटे की टक्कर है। कई बार रही है अमेरिका में कांटे की टक्कर, और मुझे लगता है इस बार भी ऐसा ही होगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट हु इज़ गोइंग टू विन, बट मेरे को तो ये मैं पक्का विश्वास है कि कोई भी जीते, इंडिया के लिए वो ज़रूर फ़ायदेमंद रहेगा। और इंडिया कैन प्ले अ मेजर रोल व्हेन इट कम्स टू ये जो वॉर वाली सिचुएशन जो है, जहाँ पे कि ट्रंप एंड कमला हैरिस के टोटली विचारधारा डिफरेंट है। ट्रंप तो कहते हैं जी मैं 24 घंटे के अंदर मैं इस वॉर को बंद कर दूंगा, तो कमला हैरिस को लगता है कि अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो वो तभी कर पाएंगे जब वो कि एक तरफ से सरेंडर होगा यूक्रेन की तरफ से, या अपनी जगह सीड करनी पड़ जाएगी, वेयर एज शी सेज की एंड तक हो, लेकिन हम यूक्रेन के साथ में रहेंगे और वॉर के। लेकिन एक बंदा है, वो एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कह रहा है, जो यूक्रेन भी जा रहा है
और उसका स्वागत हो रहा है, जो रशिया भी जा रहा है स्वागत हो रहा है, और जो अमेरिका भी जा रहा है स्वागत हो रहा है, यूरोप जा रहा है स्वागत हो रहा है, मुझे लगता है अगर इस वॉर विच हैज़ बिकम अ बिग इशू इन द वर्ल्ड फॉर नाउ 3 साल होने आ रहे हैं, उसके अंदर में इंडिया कैन प्ले अ मेजर रोल, एंड दैट ऑल्सो इज़ वन गुड रीज़न वाई इंडिया होल्ड सच एन इम्पॉर्टेंट प्लेस। तो मुझे लगता है इलेक्शन तो होगा, इलेक्शन का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर में आइदर वे अच्छा होगा। श्री शेखर मेहता जी ने कहा कि अमेरिका और रूस दोनों से हमारे अच्छे संबंध हैं, बहुत पहले से रहे हैं, अमेरिका रूस से हमारे अच्छे संबंध हैं। यह लगा कि उनकी जो पॉलिसीज़ है वो उसमें और हमारी पॉलिसी में काफ़ी फ़र्क है, कई मामलों में फ़र्क है, लेकिन फिर भी हमारे दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ भी गए तो उनका स्वागत हुआ, रूस भी गए तो वहाँ भी उनका स्वागत हुआ। लेकिन अभी ये जो वार को लेकर के जो चल रहा है रूस में और यूक्रेन में जो वार है, इस पर थोड़ा सा दोनों के वहाँ के कमला हैरिस का और उनका जो मत में थोड़ी सी डिफरेंस है। ट्रंप चाहते हैं कि इमीडिएटली वार वो बंद हो जाए, ये चाहते हैं कि नहीं वार रहे, एक जिसका जो भी उसका एक निष्कर्ष निकल जाए। और इंडिया के मामले में दोनों के रिलेशन अच्छे है। वैसे कमला हैरिस तो भारतवंशी है, भारत मूल की है, लेकिन कोई उसके आने से भारत को कोई बहुत बड़ा फायदा होगा और ट्रंप के आने से ऐसा भी कुछ नहीं है, ये कहना है श्री शेखर मेहता साहब के। कई बातें उन्होंने बहुत अच्छी हम लोगों को बताई कि इन्फॉर्मेशन दी। इस प्रकार हमने श्री महेश्वरी से बात की जो डायरेक्टली अमेरिका में रहते भी हैं और वहाँ के इलेक्शन को नज़दीक से देखते भी हैं हर बार। शेखर मेहता साहब चूँकि रोटरी इंटरनेशनल और रोटरी इंटरनेशनल के हेडक्वार्टर भी अमेरिका में है, तो थोड़ा सा अमेरिका के प्रति उनका रहता है कि भाई अमेरिका में क्या हो रहा है उस पर निगाह रहती है। इन दोनों से सुना। इसके पश्चात हम अपने अन्य 2 प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। अभी समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं भारत अमेरिकी संबंध और अमेरिका में जो चुनाव इलेक्शन जो होने वाला है उसका क्या असर पड़ सकता है। हमने अपने 2 प्रतिभागियों से श्री एम महेश्वरी जो खुद NRI है, अमेरिका में भी रहते हैं, भारत में भी रहते हैं, उन्होंने डायरेक्टली वहाँ की जो बातों के बारे में बताया। श्री शेखर मेहता ने भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। आइए हम OP शाह साहब से बात करते हैं। OP शाह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वैसे तो भारत और अमेरिका में कोई भी फर्क पड़ेगा, लेकिन अभी जो हिंद महासागर में आप देखते होंगे कि सारे चाइना का प्रभाव पड़ रहा है, बहुत असर पड़ रहा है। रही सही कसर लंका ने पूरी कर दी। लंका में जो राष्ट्रपति बने हैं ही इज़ प्रो चाइना। मालदीव का राष्ट्रपति प्रो चाइना। नेपाल का जो सरकार है वो, नेपाल जो हमारा छोटा सा देश है वो भी हमको आंख दिखा रहा है, आजकल विश्व आंख दिखाता है। भूटान ने कहा कि हम भारत और चीन से माने इक्वल डिस्टेंस बना के रखेंगे। ये भी एक हमारे लिए आश्चर्य की बात है, जो भूटान को हम मानते हैं, हमारा ही अपना मानते हैं उसको। बांग्लादेश में भी जो परिवर्तन हुआ, राजनीतिक परिवर्तन, ये सब चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति में अमेरिका में क्या चुनाव होती है, क्या उसका प्रभाव पड़ता है, उसका चीन पर क्या प्रभाव होगा। भारत चीन को वो भी बहुत, हमारा पड़ोसी देश है चीन, हमारे संबंध बहुत कटु हैं, लेकिन है पड़ोसी देश। अब पड़ोसी बदलता नहीं, कभी भी संबंध बदल सकते हैं पड़ोसी। इन सारी चीज़ों को देखते, चूँकि आप इंटरनेशनल मामलों में पाकिस्तान, चाइना और काफ़ी कश्मीर मामलों में काफ़ी आप महारत रखते हैं, क्या आप सोचते हैं OP शाह साहब संक्षेप में? बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कुछ प्रश्न उठाए हैं तो ऐसा लगता है कि एक बार और आपको बुलाना पड़ेगा उन प्रश्नों का जवाब पाने के लिए। जी, आज अमेरिकन इलेक्शन पर ही एम्फेसिस करते हैं, क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज की बात जो आपने कही बहुत इम्पोर्टेंट है। देखा जाए तो उस विषय पे चर्चा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अमेरिकन इलेक्शन हमको कितना इन्फ्लुएंस करते हैं हम समझ ही चुके हैं। अमेरिकन इलेक्शन की वर्तमान परिस्थिति क्या है, इसके बारे में एक आध मिनट आपके सामने बोल दूं। पहले एक समय लग रहा था 4-5 महीने पहले, 3-4,
कि ये वन हॉर्स रेस हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप, जिनको एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन बोलते हैं, और ऐसा पॉलिटिशियन जिसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, उसके बनने की संभावना पूरी हो गई थी। ईश्वर की कृपा रही कि बाइडेन साहब की तबीयत ठीक नहीं रही और उनने सही समय पर सही फैसला ले लिया, जिससे कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक अपना नया उम्मीदवार सामने रखा। उस उम्मीदवार, जिसको आप भारत मूल के निवासी भी बोलते हैं, उसने पिक्चर को पूर्ण रूप से बदल दिया है। आज के दिन अगर किसी को, हम हिंदुस्तान में जब इलेक्शन की चर्चा करते हैं तो ये अक्सर कहते हैं कि इसको एज है, तो अगर आज एज की बात करेंगे, सटोरियों से पूछेंगे, तो आपको यही लगेगा कि ज्यादा चांसेस आज के दिन कमला हैरिस के राष्ट्रपति बनने के हैं, जबकि कुछ महीने पहले ये हो रहा था कि वन हॉर्स रेस है। कौन बनेगा वो तो अल्टीमेटली बाइडेन के समय, इलेक्शन बाइडेन के समय, जब बाइडेन से हाँ, बाइडेन जब तक उनने विचार छोड़ा नहीं था कि मैं प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता हूं दोबारा, तब तक ये एक भय था, आशंका थी कि ये वन हॉर्स रेस होगा और डोनाल्ड ट्रंप का होना दोबारा प्रेसिडेंट एक आम विश्व के नागरिक को लग रहा था कि ये विश्व शांति के लिए और विश्व की आर्थिक व्यवस्था को संभालने के लिए उचित नहीं रहेगा। तो संभावना आज के दिन ये है कि कमला हैरिस शायद 2025 में अमेरिकन प्रेसिडेंट का पद संभालेंगी। इसका हिंदुस्तान कर दूं आपको कि डोनाल्ड ट्रंप के पास भी एक एडवांटेज ये भी है कि रनिंग मेट जो वाइस प्रेसिडेंट जो है, जेडी वैंस, ही इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सीनेटर and competent person married to an Indian woman. That is an advantage, you see. This is still one point. हाँ, ट्रम्प के में ठीक है। महेश्वरी जी का रिपब्लिकन टिल्ट बोल रहा है। मेरा इंडियन फैक्टर दोनों जगह है, इंडियन फैक्टर दोनों जगह काम कर रहा है। मुझे ये आपका कहना ठीक है, मैं आपकी आई डोंट डिसएग्री विद यू, आई एग्री विद यू इन एवरी रिस्पेक्ट। मुझे अभी भी संभावना कमला हैरिस के चुनाव जीतने की ज्यादा लग रही है। ठीक बात है। इस चुनाव का भारत पर क्या असर पड़ेगा, भारत की नीति पर क्या होगा, तो एक तो ये हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री ने उस भूल को दोबारा नहीं कमिट किया जो उन्होंने 4 साल पहले करी थी कि इस बार ट्रंप की सरकार। ऐसा शब्द उनने अपनी ऐसा वाक्य इस अमेरिकन यात्रा के दौरान में नहीं किया। दूसरा, ये भी ईश्वर की कृपा है और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की स्ट्रेंथ है कि जो बेसिक फॉरेन पॉलिसी होती है, बेसिक फॉरेन पॉलिसी बाय एंड लार्ज वो नेशनल कंसेंसस पर चलती है। जवाहरलाल नेहरू के समय से जो फॉरेन पॉलिसी हमने अपनाई कि हम सबके साथ संबंध रखेंगे और निर्णय जो हमारे हित में हैं और विश्व शांति के हित में हैं उसके बेसिस पर हम लेंगे, और ये हर प्रधानमंत्री इस नीति को अपनाने के लिए बाध्य है क्योंकि वही हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में है। जवाहरलाल नेहरू इस पॉलिसी के कारण कितने प्रभावशाली थे, जबकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था ने तो स्वतंत्रता उस समय ली थी, तब भी वो विश्व के लीडिंग स्टेट्समैन में गिने जाते थे और उनका सम्मान सब जगह होता था। तो मैं ये कहना चाहूँगा अंत में कि बहुत कुछ परिवर्तन हमारी विदेश नीति में नहीं होगा, हमारी नीति में नहीं होगा। हर एक व्यक्ति, कोई भी प्रेसिडेंट बने,
वो अपने एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट से विदेश नीति चलाता है। चाहे कमला हैरिस बने, चाहे डोनाल्ड ट्रंप बने, दोनों अमेरिकन इंटरेस्ट को देखेंगे, हम अपने इंटरेस्ट को देखेंगे, उसका मेल मिलाप होता है, उससे आपस के ट्रांजैक्शन लिए जाते हैं। तो हम जिस परिस्थिति में हैं, कोई भी व्यक्ति चुन के आए, कोई भी सरकार आए, उसका हमारे ऊपर बहुत कुछ इन्फ्लुएंस होगा, उससे कोई बहुत व्यवस्था में परिवर्तन होगा, उससे हमारा बहुत कुछ नफा नुकसान होगा। ऐसा होता नहीं आजकल। धन्यवाद। प्रोफेसर शाह साहब ने एक दो बातें उसमें वो जोड़ी है। उन्होंने कहा कि शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि वन वे ट्रैफिक चल रही है, ट्रंप साहब के फेवर में चल रही है ऐसे, और बाइडेन साहब के बारे में कहता है बहुत एजेड आदमी हैं, भूल जाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन बाद में उन्होंने बहुत सही समय पर अपने राष्ट्रपति बनने का इरादा को ड्रॉप कर दिया और कमला जी को आगे कर दिया। तो उसके बाद तस्वीर बदल गई, और ऐसी बदली है जैसा कि शाह साहब ने बताया कि आज के दिन ओपी शाह साहब को ऐसा लग रहा है कि शायद कमला की चांसेस ज़्यादा है, ऐसा उन्होंने, ये अपना अपना अनुमान है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने इस बार हमारे प्रधानमंत्री ने एक अच्छा काम किया। वो एक गलती नहीं की जो पहले उन्होंने की थी 4 साल पहले, जाके ओपनली बोल दिया था ट्रंप की सरकार अगली बार ऐसा नहीं करता। कोई भी देश का प्रधानमंत्री, व्यक्तिगत संबंध अलग है, लेकिन कोई जाके दूसरे देश में ये नहीं बोलता कि उनकी सरकार, हमको क्या मतलब किसी की सरकार बने। ये गलती उन्होंने की। इस बार जो गए वो तो ट्रंप ने बल्कि कहा कि वो हमसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन वो मिले नहीं ट्रंप से, और सिर्फ बाइडेन से मिले, कमला से मिले। वो क्योंकि वो उस वक्त चुनाव राष्ट्रपति थे, तो नेचुरली प्राइम मिनिस्टर जाएगा तो ऑफिशियल जाएगा। तो ये इस बार रहा। और जो फॉरेन पॉलिसी हमारी है, वो जो नेहरू जी ने शुरू की थी देश की आज़ादी के तुरंत बाद, कि हम किसी भी नॉन अलाइंड कंट्री हैं, हम गुट निरपेक्ष, हम किसी गुट में नहीं है, न रूस के गुट में है न हम अमेरिका गुट में, लेकिन हमारी अपनी सोच है, अलग अलग सोच है, लेकिन हम किसी गुट का डायरेक्ट पक्ष। और इसीलिए भारत का महत्व भी है। आज से लोग उम्मीद करते हैं भारत ही है जो रूस और यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है उसमें बीच बचाव कर सकता है, उसको युद्ध को बंद करवा सकता है। इसकी उम्मीद भारत से ही की जाती है। हमारी विदेश नीति का ही ये सुपरिणाम है, उसी की परिणति है। तो उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि फॉरेन पॉलिसी हमारी जो हमारा रहेगा, ये अलग ठीक है कि अमेरिका एक बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री है, आज हमारे अच्छे रिलेशन हैं। तो जैसे महेश जी ने कहा, सेमीकंडक्टर कारखाना और बड़े बड़े डेवलपमेंट हैं वो आ रहे हैं, और चाइना से भी बोलते हैं कई बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ से हटना चाहती हैं, वो उनको कहाँ जाएंगी, वो हो सकता है इंडिया में आए। तो एक भारत के लिए इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है, ये कहना हमारे तीनों में अच्छा है। आइए हम बात करते हैं श्री विनीत शर्मा जी से। ये पत्रकार हैं, राजस्थान पत्रिका कलकत्ता के एडिशन के संपादक हैं। तो शर्मा जी, आप संपादक हैं, अब आपने 3 व्यक्तियों को सुन लिया, उनकी बातें सुन ली, अब आपका संपादकीय क्या बोलता है? यू आर द फाइनल पर्सन टू टेल कि व्हाट इज व्हाट, वेयर इज व्हाट। शर्मा जी, एक तो धन्यवाद आपका कि मुझे यहाँ बुलाया। एक चीज़ अगर मैं बात करूँ कि 1.5 दशक समझिए, 1.5 दशक से वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरीके से चेंज हुआ है, उसमें अब ये मायने नहीं करता कि अमेरिका में राष्ट्रपति कौन बन रहा है। हम लोग जिस तरीके से चीज़ें चेंज हुई हैं, पहले एक दौर था जब सोवियत रूस कमांड किया करता था, वर्ल्ड ऑर्डर वहाँ से डिसाइड होता था, उसके बाद अमेरिका आया। आज की तारीख में ऐसा नहीं है। छोटे छोटे स्टेट्स, छोटे छोटे चीज़ें, एक अलग अलग जगह पर पावर शिफ्टिंग हो रही है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ही इंडिया के लिए अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। कमला हैरिस अगर आती हैं तो निश्चित रूप से जो पुराने कुछ इश्यूज़ हैं, जम्मू कश्मीर को लेकर हो, ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर हो, उसमें कमला हैरिस का रुख हम देखते आए। पहले भी भारत के समर्थन में नहीं था, आगे भी मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति बनने के बाद इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा। और डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो वो एक बिजनेसमैन है और बड़ा टफ डील जो ट्रेड की होगी, उसमें पिछला अनुभव हमारा कहता है कि हार्ले डेविडसन को लेकर जो प्रकरण हुआ था वो सबके सामने है, किस तरीके से कैसे चीज़ें चली हैं। और ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि अगर हम चाहते थोड़ा सा और नट बोल्ट टाइट करते तो शायद और बेहतर डील हम कर सकते थे। ये ट्रंप का ऑफिशियल स्टेटमेंट है इंडिया को लेकर। लेकिन आज की तारीख में ये स्थिति नहीं है। ये स्थिति इसलिए भी नहीं है क्योंकि इंडिया जो है अगर क्वाड में है तो ब्रिक्स में भी है,
और अमेरिका की चिंता सबसे बड़ी ये है कि अगर ब्रिक्स में इंडिया, रशिया, चाइना ये अगर एक ग्रुप बनता है और फॉर्म होता है और आगे बढ़ता है तो उसमें अमेरिकन इंटरेस्ट कितने सेफ रह पाएंगे ये उसको सोचना होगा। तो कमांडिंग पोजीशन में तो दोनों में से कोई सा भी नहीं होगा कि इंडिया को कमांड कर पाए। इंडिया के पास ये ऑप्शन होगा कि वो रशिया के साथ और अमेरिका के साथ या दूसरे कंट्रीज़ के साथ किस तरीके से डील्स को अपने फेवर में फाइनल करे। इसमें अच्छी बात है, अभी शाह साहब ने बताया कि पिछली बार कहा था उन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन इस बार जो गए हैं और यूएन में जो उनका 4-4.5 मिनट का एक छोटा सा स्पीच है और वो मेरे ख्याल मोदी का जो मैंने महसूस किया है वो अब तक का बेस्ट है। केवल इंडिया में नहीं, बाहर भी जो कुछ वो बोले हैं, जो भी चीज़ें दी हैं और बड़ा स्पेसिफिक मैसेज गया है। और ये स्पीच वर्ल्ड ऑर्डर को नए सिरे से डिसाइड और डिफाइन करने वाला है। जयशंकर जी ने बोला है, उन्होंने बड़ा साफ बोला है कि हमारे अपने इंटरेस्ट जहाँ पर से होते होंगे, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी ट्रेड पॉलिसी वहाँ पर उस हिसाब से चलेगी। तो अमेरिका के इलेक्शंस 1.5 दशक पहले तक मायने रखते थे, लेकिन आज की तारीख में उतना मायने नहीं रखते हैं जितना हम उसको समझे हुए हैं। ये निश्चित रूप से कमला हैरिस इस वक्त हेड बनाए हुए है, ये बात सही है, लेकिन लास्ट तक जाते जाते कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि हम पिछले इलेक्शंस में अपने यहाँ भी देख चुके हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों इलेक्शंस में माना जा रहा था कि कांग्रेस वापसी करेगी और बीजेपी को, मध्य प्रदेश से बीजेपी जा रही है, लेकिन रिजल्ट्स कुछ और रहे। हो सकता है कमला हैरिस अभी आगे चल रही हो, लास्ट में जाते जाते ट्रंप कितना कवर करते हैं डिपेंड्स। तो मोटा मोटा यही बात है। श्री विनोद शर्मा जी ने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि आज 1.5 दशक वाली जो सिचुएशन बदल गई, वहाँ को अमेरिका में कौन चुना जाता है इससे कोई बहुत बड़ा हमारा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और जैसे हमारे देश में होता है, पिछली बार हमने सोचा था कि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार निश्चित है, लेकिन वो बनी नहीं लास्ट में। ऐसे वहाँ भी है, अभी लगता है कमला हैरिसन है, लेकिन लास्ट में हो सकता है कि ट्रम्प ही बन जाए राष्ट्रपति। लेकिन जो भी हो, जैसे हमारे चारों प्रतिनिधियों ने कहा कि भारत पर कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है। भारत की अपनी स्थिति मजबूत है, भारत की अपनी फॉरेन पॉलिसी है। कोई बहुत जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, ट्रम्प की सरकार अगली सरकार वो बन भी जाती है तो उससे कोई इंडिया को बहुत बड़ा फेवर मिलने वाला नहीं है। हालांकि ट्रम्प ने भी आती नारे लगाया था कि अमेरिका फर्स्ट, तो हम लोग डर गए थे। तो अमेरिका फर्स्ट तो साइड लाइन कर दिया, हमको अमेरिका का इंटरेस्ट ही सबसे सर्वोपरि है। लेकिन वो अपने इंटरेस्ट के, तो हम भी अपने इंटरेस्ट देखते हैं, वो भी अपना इंटरेस्ट देखते हैं, इसलिए वो इतने कोई चिंता। और सबसे बड़ी बात यह कि अपना देश अगर मजबूत रहेगा तो चाहे कोई अमेरिका में आए, इंग्लैंड में आए, कोई इससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी स्थिति अच्छी होनी चाहिए और जो इन दोनों में से जो व्यक्ति हमको मजबूत कर सकता है, हमको हेल्प कर सकता है, हमको आगे बढ़ा सकता है, वो हमारे लिए ठीक है। इस तरह हमने चारों प्रतिभागियों से बात की। अगले दौर में हम 1-2 पॉइंट और बिंदु पर बातचीत करेंगे। फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव और भारत का पर क्या असर, संभावित असर हो सकता है। हमने चारों प्रतिभागियों से बात की, बहुत अच्छी बात रही, बहुत महत्वपूर्ण बातें सामने आई। आइए फिर बात करते हैं श्री एम महेश्वरी जी। हमको ये बताइए कि अमेरिकन लोग क्या सोचते हैं भारत के बारे में। आज के अभी हमने भारत के बारे में, अमेरिका हमने देखते वहाँ तो जो प्राइम मिनिस्टर बनता है उसी की जय जयकार हो जाती है वहाँ। इस बार देखते सब मोदी 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 हो रहा है, इसके पहले और कोई था, इसके पहले और था। तो वहाँ ऐसा कोई क्या, वहाँ अमेरिकन लोग इंडिया के बारे में वही राय जो 40 साल पहले थी, अब चेंज हो गई राय? आप तो नज़दीक है उनके। आपका जो प्रश्न है कि नॉर्मली अमेरिकन क्या सोचता है, एक तो ये कि इंडियन डायस्पोरा क्या सोचता है, एक अमेरिकन क्या सोचता है। These are two different things. Two different things. What is the difference? The difference I tell you, Indian diaspora, you see, they think that whatever development has taken place, this is something very miraculous and would not have taken place, that India has taken
So this is something very good thing which the present government has done, or that is Indian diaspora. That is why they say for every time, this is Jai 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 CC. But Americans, CC, they think in a different way. They say India is a very resourceful country where lot of resources are there. It is like America, where everything is available here. You have to exploit it. You have to explore the possibility of getting it back. You have to become self-sufficient in every respect, which is not the case with India. See, we are not utilizing our manpower. Our adults, see, the young population in India is very much, which can be utilized for welfare of the country, which is not the case. So common man thinks in a different, common American thinks in a different way, that still it requires many things to be done by Indians. They work also, see, they do is hardly 2-3 hours productive work, which we can say out of the 8 hours and all. Very clear. Which is not the case. जी. They are everybody, even if you are working at McDonald's, you have to work for 8 hours, for which you are paid $15, $18 per hour, which is not the case. ये 3 hours मिल गया छुट्टी. आइए मेहता साहब, आपसे एक बात पूछ चुका, आपकी रोटरी की इंटरेस्ट है, और रोटरी ये तो अमेरिका वगैरह से उनका आता है. ये जो बड़ी बड़ी क्लब्स हैं, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, ऐसा हम लोगों को लगता है इज आर प्रो अमेरिकन. इज इट फैक्ट? सो ये प्रो अमेरिकन रोटरी वहीं से स्टार्ट हुआ था, रोटरी ओरिजिनलिटी वहीं से, इससे ऐसा हम लोगों को लगता है. रोटरी एंड लायंस बोथ हम दोनों जो सबसे बड़ी सेवा संस्थाएं हैं, दोनों ही शिकागो में शुरू हुई. 1905 में शुरू हुई रोटरी, कुछ साल बाद लायंस, और पूरे वर्ल्ड में फैले हुए 200 देशों के अंदर में दोनों ही फैले हुए 14 लाख 15 लाख मेंबर हैं. वहाँ देश को लेके सोच नहीं होती. कोई ये नहीं सोच रहा होता है कि ये इस देश से है, उस देश से है. तो क्योंकि अमेरिका से शुरू हुआ, सबसे ज़्यादा मेंबरशिप अमेरिका, जहाँ तक रोटरी का सवाल है, अलायंस में शायद अब इंडिया का नंबर आगे आ गया होगा, मुझे आई एम नॉट वेरी श्योर. रोटरी के नॉट एज येट. हाँ, सो अमेरिका में शुरू हुआ था तो अमेरिकन ज़्यादा, लेकिन वहाँ मेंबरशिप फॉल कर रही है. एंड इंडिया इज़ द प्लेस वेयर ये सेवा संस्थाएं सबसे ज़्यादा इंडिया में ग्रो कर रही हैं, और उसकी ज़रूरत भी है. यहाँ ज़रूरतें हैं, और आदमी यहाँ बहुत एंटरप्राइजिंग है, बहुत काम है, और प्लस सेवा का एक जज्बा है हर एक के अंदर में. हर कोई चाहता है कि हमारे देश की उन्नति हो, स्कोप भी है, करना भी चाहता है, और एक हमारी वो वसुधैव कुटुंबकम वाली एक थॉट प्रोसेस है, अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी है और हमारी सोच में भी है. सो ये नहीं है कि उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में कोई अमेरिकन का वो है. मैं प्रेसिडेंट था, आई गॉट ह्यूज रिस्पेक्ट. मैं 40 देशों में गया 1 साल के अंदर में. वो कोई अमेरिकन जा रहा होता या मैं जा रहा होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. सो आई थिंक दैट इज नॉट द केस. समय का सीमा है, इसलिए हम लेते हैं यहाँ पर ब्रेक. हमने काफ़ी दोनों से, और उसके बाद हमारे अन्य 2 प्रतिभागियों से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है. हमने दूसरे दौर में बात की फिर महेश्वरी साहब से और श्री मेहता साहब से. शाह साहब, आप इस बारे में कुछ और बोलना चाहते हैं तो एक आधा मिनट में. जम्मू एंड कश्मीर अमेरिका का कौन प्रेसिडेंट होगा या नहीं होगा उस पर डिपेंड नहीं करता है. जम्मू एंड कश्मीर का फैसला इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होना चाहिए, और होगा भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही. और आवश्यकता भी इस बात की है कि हम इंटरनेशनल फोरम्स को ना यूज करें, आपस में संवाद, डायलॉग चालू करें. मैंने एक किताब का संपादन किया था, उसका 2nd वॉल्यूम फिर आ रहा है, इन परस्यूट ऑफ पीस इम्प्रूविंग इंडो पाक
रिलेशन, सब कॉन्टिनेंट्स की इच्छा यही है कि इसका फैसला दिल्ली और इस्लामाबाद में होना चाहिए, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क और लंदन और ऑस्ट्रेलिया में नहीं। भाई फिर अब मैं शर्मा जी आपसे मैं फिर वही आपसे, अब आपने दूसरे दौर में भी सुना इनको, अब कैसे सम्मत करेंगे, कैसे उपसंहार करेंगे? 1 मिनट में सर। नहीं, मैं बस उससे पहले शाह साहब की एक बात कहूँ। मैंने ये नहीं कहा था कि अमेरिका उसमें इंटरफेयर करेगा। मेरा कहना था कमला हैरिस अगर आती हैं तो वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर ज़्यादा एग्रेसिव रहती हैं, और ये जो है एक बड़ी मुश्किल बात यह है कि उनका जो सारा कुछ नज़रिया है वो आंख के सामने रहता है, पीठ के पीछे नहीं जाता है। अमेरिका में कहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है उसको देखना से उनका कोई लेना देना नहीं है, और ख़ासकर फोकस रहता है इंडिया पर इसलिए क्योंकि इंडिया एक बड़ा बाजार है, इंडिया अमेरिका की ज़रूरत भी है, और इंडिया को पाकिस्तान और कश्मीर के बहाने वो इंडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन ये निश्चित बात है कि कश्मीर का फैसला इंडिया सब कॉन्टिनेंट नहीं केवल इंडिया को करना है, और इंडिया ने तय कर लिया है, इसीलिए धारा 370 जो है वो अबॉलिश हुआ है। बाकी जहाँ तक अमेरिका के रिलेशंस की बात आप कर रहे हैं, वो सीधी सी बात है कि रिलेशंस हमसे ज़्यादा बाजार की ज़रूरत आज सबसे बड़ी है, और बाजार तय करेगा कि कहाँ और कैसे रहना है। तो वर्ल्ड ऑर्डर को इस बार इंडिया सेट कर रहा है, और आगे भी इंडिया ही सेट करेगा, और अमेरिका को आना इधर ही है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। चाइना उसके पास जा नहीं सकता, और हमारी चाइना से नज़दीकी उसको ज़्यादा परेशान करेगी। ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी प्रेसिडेंट आए, चाइना इज नॉट देयर फेवरेट, और चाइना को ब्लॉक करने के लिए इंडिया इज द ओनली। नहीं, हमारा चाइना के पास जाना उनके लिए मुश्किल वाला है, लेकिन वो चाइना के पास नहीं जा सकते, उनके लिए हम केवल अकेले विकल्प हैं। चाइना और रशिया के पास वो नहीं जा सकते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव परिदृश्य एवं भारत का सरोकार, इस विषय पर हमारे ताजा टीवी ने एक बहुत ही विस्तृत चर्चा की। हालांकि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका में कौन राष्ट्रपति बने, लेकिन अमेरिकी चुनाव पर दिलचस्पी पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में है, इसलिए कि अमेरिका किसी न किसी रूप में चर्चित रहता है। वो ये अलग बात है कि ये जो हम कहते हैं हमारा फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा अपना आत्मसम्मान है जो हमें कई वर्षों के बाद हमको मिला है कि भाई हमारा सम्मान है कि कोई क्या फर्क, जो भी आए। अमेरिका की, इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। आज इंडिया वेरी बिग कंट्री, बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा मुल्क है, महान मुल्क है, इससे कुछ भी बने अमेरिका में फ़र्क पड़ सकता है। अमेरिका की इकोनॉमी बीच में डावाडोल हो गई थी, लेकिन उस वक्त भी भारत की इकोनॉमी फिर भी ठीक थी उसके बाद भी। तो ये बहुत खुशी की बात है कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम और बहुत ही दिलचस्प विषय पर हमारे चारों प्रतिभागियों ने बहुत अच्छे ढंग से कहा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ श्री एमा महेश्वरी जी का, श्री शेखर मेहता जी का, प्रोफेसर ओपी शाह एवं श्री विनीत शर्मा जी का, कि जिन्होंने इस विषय पर, महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखी। हमारे दर्शक भी इस मामले में अगर कोई राय रखते हो हमें लिख करके भेजें। हमारा पता है ताज़ा टीवी 37 शेक्सपियर सरनी, कलकत्ता 17। आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है response@tajatv.com। आपसे अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ और नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।